गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी में। आप सभी का अच्छा रिस्पांस आ रहा है, चैनल लगातार प्रगति कर रहा है, इसलिए हम लोग एनर्जेटिक होके आप लोगों के लिए नए नए वीडियो रोज डाल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस समय मध्य प्रदेश में पुलिस परीक्षा का नोटिफिकेशन आने वाला है ना। और मध्य प्रदेश में पुलिस परीक्षा में जो जीएस के टॉपिक सिलेबस में डिजाइन किए गए हैं उसमें एमपीजीएस को स्पेशल टारगेट किया गया, फोकस किया गया है। सबसे ज़्यादा टॉपिक वहाँ पर एमपीजीएस के रखे गए हैं, है ना। इसलिए चैनल में एमपीजीएस से रिलेटेड सारे टॉपिक डाले जाएंगे। टॉपिक डालने की शुरुआत भी हो चुकी है। दिवाली के पहले आपने चैनल में देखे होंगे कि 2 वीडियो एमपीजीएस के डाले गए थे, है ना। पहला जो वीडियो था वो मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी से रिलेटेड था, है ना। लगभग 1.5 घंटे का वीडियो था, आप सभी का अच्छा रिस्पांस आया। उस वीडियो में मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी दी गई थी, मध्य प्रदेश की भौतिक स्थिति, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का विभाजन, फिर पुनर्गठन, ये सारी चीज़ों की जानकारी दी गई थी, है ना। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं भी देखा है वो वीडियो बिल्कुल देखें, क्योंकि उस वीडियो से लगभग आपके पुलिस परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। क्लियर? तो आप वो वीडियो जरूर देखें और कोशिश करें आवाज़ को थोड़ा नॉर्मल से कम करके आप बाकायदा नोट्स बनाते जाएं। आपके लिए पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वो वीडियो रहेंगे। ठीक, दूसरा जो वीडियो डाला गया था स्टूडेंट्स, वो मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना का डाला गया था। ठीक है, अब आप समझिएगा, यहाँ से हम किसी भी जब क्षेत्र विशेष की या किसी भी भाग की जब भौगोलिक अध्ययन करते हैं उसका, है ना, तो उसके भौगोलिक अध्ययन में हम उसकी 2 चीज़ें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं उसकी संरचना और एक पढ़ते हैं उसकी स्वरूप, है ना। संरचना का मतलब होता है गठन, गठन से लेकर, और स्वरूप का मतलब होता है कि जब संरचना कंप्लीट हो जाती है तो जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो स्वरूप है। जैसे हम खड़े हैं, हम स्वरूप है ना। लेकिन हमारी संरचना माँ के गर्भ से प्रारंभ हो गई थी। माँ के गर्भ में जब हमने स्थान ग्रहण किया था तो वहाँ से हमारी संरचना स्टार्ट हुई। पहले हमारा सर बना, हाथ, माउथ बना, हाथ बने, धड़ बना, पैर बना, ये सारी चीज़ें संरचना में है। 9 माह तक माँ के गर्भ में हमारी संरचना हुई और 9 माह के बाद जब हम गर्भ से बाहर आए तो हमारा स्वरूप आया, है ना। तो जो दूसरा वीडियो चैनल में डला है वो मध्य प्रदेश की संरचना से डला है। अब समझिएगा, जब मध्य प्रदेश की संरचना, थोड़ा टफ वीडियो था, स्टूडेंट्स ने ज़्यादा लाइक नहीं किया होगा उसे, लेकिन ध्यान रखिए टफ चैप्टर भी आपके एग्जाम में आना है और आपको उनकी स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। बहुत सारे चैनल और ऑफलाइन क्लासेस आपको ऐसी मिल जाएंगी जो सरल सरल चीज़ें पढ़ा देंगी। तो भैया सरल पढ़ तो लेंगे आप लोग, है ना, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। तो टफ चैप्टर भी हमें साथ लेके चलना है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि संरचना और स्वरूप में अंतर क्या है। संरचना का मतलब होता है बनने की प्रक्रिया और स्वरूप का मतलब होता है बनने के बाद की, यानी कंप्लीट होने की प्रक्रिया, है ना। तो पिछले वीडियो में संरचना पढ़ी थी, आज के वीडियो में हमें क्या करना है, आज के वीडियो में हमें मध्य प्रदेश का स्वरूप पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संरचना जब हम पढ़ रहे थे, है ना, तो हमने कहा था कि जो मध्य प्रदेश का भाग है, मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, मध्य प्रदेश का जो धरातल है ना, संरचना की दृष्टि से इसमें 5 क्रम की या 5 युगों की चट्टानें हैं। ठीक है, जो पहला युग है उसे हम नाम देते हैं आद्य महाकल्प या आर्कियन युग। इस क्रम की चट्टानें हैं, मध्य प्रदेश के भाग में धरातल के अंदर हैं। दूसरा हमने नाम दिया था धारवाड़ समूह, मध्य प्रदेश के धरातल के अंदर धारवाड़ समूह की भी चट्टानें हैं, है ना। तीसरा हमने नाम दिया था कुड़प्पा शैल समूह, बिल्कुल मध्य प्रदेश धरातल के अंदर कुड़प्पा शैल समूह की भी चट्टानें हैं। ठीक, चौथा हमने नाम दिया था विंध्यन शैल समूह और 5वां हमने नाम दिया था गोंडवाना शैल समूह। अब ध्यान दीजिएगा, अगर वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करता है कि मध्य प्रदेश किस शैल समूह का हिस्सा है, तो हमारा आंसर रहेगा गोंडवाना शैल समूह। लेकिन जब वो इसके अंदर जाकर डीप में आपसे बात करता है कि मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना में कितने क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो 5 क्रम की चट्टानें हैं। आद्य महाकल्प की, धारवाड़ समूह की, कुड़प्पा शैल समूह की, विंध्यन शैल समूह की और गोंडवाना शैल समूह की। ये थी मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना जो मध्य प्रदेश के भाग में धरातल के अंदर चट्टानें विद्यमान है ना। लेकिन उन चट्टानों के द्वारा जब मध्य प्रदेश की धरातल का निर्माण हुआ तो मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसे बना, स्वरूप के आधार पर। तो अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश के स्वरूप को अगर हम स्टडी करें तो स्वरूप के आधार पर हम संपूर्ण मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वरूप के आधार पर हम संपूर्ण मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटते हैं। समझिए, मध्य प्रदेश की धरातल की संरचना हुई, 5 क्रम की चट्टानों ने या 5 युगों की चट्टानों ने मध्य प्रदेश के धरातल का निर्माण किया।
ठीक है। उस धरातल की जब निर्माण हो गई, उसकी संरचना हो गई, तो जो स्वरूप निर्मित हुआ, तो स्वरूप के आधार पर हमने मध्य देश को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा, है ना। जब, जैसे मैं माँ के गर्भ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जब बच्चा पहले माह में माँ के गर्भ में स्थान धारण करता है, तो पहले माह से लेकर 9वें माह तक उसकी संरचना होती है गर्भ के अंदर, सारे अंग विकसित होते हैं। उसे लड़का बनना है, लड़की बनना है, कैसा होना है, गोरा होना है, काला होना है, कैसा फेस होना है, लंबा, सारी चीजें उसकी गर्भ के अंदर डिसाइड हो जाती हैं, उसकी संरचना होती है ना। और जब वो गर्भ के बाहर आता है तो दादी कहती है कि मेरा पोता बड़ा अच्छा है। दादी संरचना के आधार पर नहीं कहती कि मेरा पोता अच्छा है, दादी ने उसकी संरचना के बाद की जो प्रक्रिया है, स्वरूप है, उस स्वरूप को देखकर दादी ने कहा कि मेरा पोता बड़ा अच्छा है। आया समझ में? तो संरचना का मतलब है बनने की प्रक्रिया और स्वरूप का मतलब है निर्माण होने के बाद की प्रक्रिया। तो मध्य देश की संरचना में 5 क्रमों की चट्टानों ने भाग लिया, पिछला वीडियो देखिएगा आप लोग, है ना। लेकिन स्वरूप के आधार पर देखें तो जब 5 क्रमों की चट्टानों ने मध्य देश का निर्माण कर दिया, मध्य देश के धरातल का निर्माण कर दिया, तो स्वरूप के आधार स्वरूप आया, और स्वरूप के आधार पर हमने मध्य देश को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, स्वरूप के आधार पर हमने मध्य देश को 3 भागों में बांटा। पहला भाग हमने नाम दिया पूर्वी पठार, है ना। इसके अंतर्गत पूरा बघेलखंड का क्षेत्र हमने, अभी मैं मैप से क्लियर कर रहा हूं एक एक चीज, है ना। जब इसके भौतिक स्वरूप को हमने 3 भागों में बांटा, तो पहला भाग नाम दिया पूर्वी पठार, इसके अंतर्गत हमने रखा बघेलखंड के पठार को, ठीक। दूसरा, मध्य देश में 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मुख्यतः 2 हैं, अरावली भी आती है, लेकिन मुख्यतः 2 हैं, विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला। क्लियर? तो दूसरा जो हमने भाग रखा, वो रखा हमने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, है ना। और संपूर्ण पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को ध्यान दी, अब यहां पर एक पर्वत श्रेणी शब्द आ रहा है ना। तो श्रेणी शब्द कैसे क्लियर करेंगे, समझिएगा, ठीक। पहले बनेगी पहाड़ी, है ना। पहाड़, कई पहाड़ियां आपस में मिलकर बनाती हैं पर्वत, और कई पर्वतमालाएं आपस में मिलकर बना देती हैं पर्वत श्रेणी। क्लियर? तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, एक कई पर्वतों का समूह है, समझिएगा, ठीक है। तो दूसरा जो हमने स्वरूप हमने मध्य प्रदेश का निकाला, वो हमने क्या निकाला? सतपुड़ा श्रेणी का। और सतपुड़ा श्रेणी को हमने 3 भागों में बांट दिया। पहला नाम दिया राजपीपला की श्रेणी, दूसरा नाम दिया महादेव श्रेणी, और तीसरा नाम दिया मैकाल श्रेणी। क्लियर? तीसरा जो हमारा स्वरूप आया मध्य प्रदेश का, उसे हमने नाम दिया मध्य उच्च प्रदेश, यानी मध्य और उच्च प्रदेश, मध्य और उच्च प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, यानी मध्य प्रदेश का सेंट्रल हिस्सा, मध्य प्रदेश का सेंट्रल यानी मध्य, और उच्च का मतलब है मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा, समझ गए होंगे। यानी मध्य प्रदेश का मध्य और मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, ये तीसरा स्वरूप आया, जिसे हमने नाम दिया मध्य उच्च प्रदेश। और इसके टोटल कितने भाग बनाए? 5। पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा रीवा पन्ना का पठार, तीसरा मालवा का पठार, चौथा बुंदेलखंड का पठार, और 5वां नर्मदा सोन घाटी का पठार। क्लियर? तो समझिएगा, भौतिक संरचना के बाद जब मध्य देश का स्वरूप बना, है ना, तो स्वरूप के आधार पर हमने मध्य देश को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। भौतिक संरचना के बाद जब मध्य देश का स्वरूप बना, तो स्वरूप के आधार पर हमने इसे कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला पूर्वी पठार, बघेलखंड का क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा सतपुड़ा श्रेणी, इसे 3 भागों में बांटा हमने, राजपीपला की श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी, ठीक। तीसरा मध्य उच्च प्रदेश, इसे हमने 5 भागों में बांटा, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी का पठार। क्लियर है? समझ में आया? अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं ये सारी चीजें आपको मैप में दिखा रहा हूं कि मैप में ये कहाँ आएंगी। क्लियर? तो अब देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो डिवाइडेशन हुआ है, इसके बाद ये सारी चीजें अपन मैप में लेते हैं कि मैप में कहाँ आएंगी। अब देखिएगा, ठीक, ये है मध्य प्रदेश का मैप, समझिए ध्यान से, ठीक। देखिएगा, चलिए, तो अपन अब मैप से देखते हैं कि मध्य उच्च प्रदेश कहाँ है, सतपुड़ा श्रेणी कहाँ है और पूर्वी पठार कहाँ है। ठीक है, देखिएगा, अभी अपन जब मध्य उच्च प्रदेश को पढ़ रहे थे तो उसके नाम में आया था मध्य और उच्च, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश का मध्य सेंट्रल और मध्य प्रदेश का उच्च मतलब ऊपरी यानी उत्तर। इन मध्य प्रदेश के मध्य हिस्से को और मध्य प्रदेश के उत्तरी या उच्च हिस्से को मिलाकर जो भौतिक स्वरूप बना है उसे अपन नाम देते हैं मध्य उच्च प्रदेश, है ना। तो मध्य आपका ये है, आप यहां से ले लीजिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा मध्य नर्मदा नदी के
उत्तरी भाग को। सीधा सा समझिए आप, एक चीज और समझ लीजिए, नर्मदा नदी आपकी ए है, मैं पूरी नर्मदा नदी बनाए दे रहा हूं, ठीक है, ये आपकी नर्मदा नदी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नर्मदा है, ठीक। अब नक्शे पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिए आप, नक्शे का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो उत्तर है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। नक्शे का निचला हिस्सा दक्षिण है, तो ये आपका दक्षिण हो जाएगा। नक्शे का ये वाला हिस्सा पूर्वी है, तो ये आपका पूर्व हो जाएगा, और इधर नॉर्मल सी बात है, क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, है ना। अब आप समझिए, दो पे बात करनी है अपन को, सतपुड़ा श्रेणी पे और मध्योच्च प्रदेश पे, ठीक। इसे दो तरीकों से समझ सकते हैं मध्योच्च प्रदेश को। मध्योच्च प्रदेश का एक तरीका है समझने का कि मध्य प्रदेश का मध्य और उत्तरी हिस्सा मध्योच्च प्रदेश है, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि नर्मदा नदी के उत्तर में मध्योच्च प्रदेश है और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। बहुत कॉमन चीज है। और नर्मदा नदी तो आप याद रख सकते हैं कि नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र है, अमरकंटक से निकलेगी, बहती हुई यहां से वो गुजरात और गुजरात में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। तो नर्मदा नदी का उत्तरी हिस्सा यानी ए वाला, और नर्मदा नदी का दक्षिणी हिस्सा यानी नीचे वाला, है ना। तो नर्मदा नदी का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा, जो नर्मदा नदी का दक्षिणी हिस्सा है इसे हम नाम देते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक। और नर्मदा नदी का जो उत्तरी हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा बना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नर्मदा नदी का जो उत्तरी हिस्सा है ये आपका कहलाएगा मध्य उच्च प्रदेश। आकार भी बन गया त्रिभुजाकार। एक क्वेश्चन भी आता है कि मध्य उच्च प्रदेश का आकार क्या है, तो मध्य उच्च प्रदेश का आकार क्या है, त्रिभुजाकार। तो नर्मदा नदी के उत्तर का जो हिस्सा है ये कहलाता है मध्य उच्च प्रदेश, और नर्मदा नदी के जो दक्षिण का हिस्सा है ये कहलाता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। आया समझ में। नर्मदा नदी के उत्तर मध्योच्च प्रदेश और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। एक कॉर्नर बचा अपना, ये वाला जो क्षेत्र बचा है ये अपना क्या है, पूर्वी पठार, जिसे अपन दूसरा नाम देते हैं बघेलखंड का पठार। तो मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना का जब मैंने चार्ट बनाया था तो मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है पूर्वी पठार, ये निकल गया आपका, ये पूर्वी पठार है पूरा का पूरा, जिसे अपन नाम देते हैं बघेलखंड का पठार। इसे मुख्यतः सीधी, सिंगरौली और शहडोल का क्षेत्र आएगा। ये पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी रहेगी और नर्मदा नदी के उत्तर में रहेगी मध्य उच्च प्रदेश। क्लियर। अब यहां से देखना, अगर हम मध्य उच्च प्रदेश की बात करें तो इसे 5 भागों में बांटा है, ठीक है। अब 5 भागों को अगर मैप में क्लियर करना है तो अब ऐसा करते हैं कि एक एक टॉपिक को उठाते हैं, है ना, और एक एक टॉपिक को उठाकर आगे की ओर चलते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सभी को लेंगे तो शायद आपको समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक। बस एक बार भौतिक स्वरूप फिर से क्लियर कर लीजिए, फिर एक एक को लेकर अपन आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। मैंने जब चार्ट बनाया तो मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप को 3 भागों में बांटा गया। पूर्वी पठार, ये है आपका सीधी, सिंगरौली, शहडोल के जिले, है ना। दूसरा मैंने दिया सतपुड़ा श्रेणी, तो याद रखना नर्मदा नदी के दक्षिण का भाग सतपुड़ा श्रेणी है। और तीसरा मैंने दिया मध्य उच्च प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का मध्य और उत्तरी हिस्सा मध्य उच्च प्रदेश है, या नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र में मध्य उच्च प्रदेश स्थित है, जिसके 5 भाग है। क्लियर। अब एक एक को लेते हैं। पहला जो चार्ट में बनाया है तो पहला अपन ने नाम दिया है पूर्वी पठार, ठीक है। पूर्वी पठार को अपन दूसरा नाम बघेलखंड का पठार भी देते हैं। क्लियर, ठीक। मध्य, अब देखना ये पूरा नक्शा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है यानी पश्चिम है, और ये पूर्व है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूर्व है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, पश्चिम है। अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में करता है कि पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश की किस दिशा में है, पहला क्वेश्चन समझिए यहां से, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के किस दिशा में है, तो ज्यादातर स्टूडेंट दिशा क्या करेगा, पूर्व, लेकिन गलत हो जाएगा यहां पर, क्योंकि पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार पूर्व दिशा में नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दिशा होगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। तो जो बघेलखंड या पूर्वी पठार है ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार ना तो एकदम उत्तर में है और ना ही एकदम पूर्व में है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और यह पठार अगर हम देखें तो मुख्यतः सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर इन जिलों में मुख्यतः फैला हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन भी आता है कि किन जिलों में कौन सा पठार है। तो सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, ये जितने भी जिले हैं इन जिलों में कौन से पठार का विस्तार है? पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार का। ठीक, अब एक चीज और दिमाग में आई होगी, जब ये वाला क्षेत्र है ना, तो मध्य प्रदेश की अधिकांशता जितनी भी कोयला और चूना पत्थर की खदानें हैं, जितनी भी, चाहे वो कोयले की खदानें हो चाहे चूने पत्थर की खदानें हो, ठीक है, सारी की सारी इस क्षेत्र में स्थित हैं, है ना। तो इस क्षेत्र का अगर हम निर्माण देखें तो जो पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार है, 5 क्रम की चट्टानें पढ़ी अपन ने जब संरचना पढ़ी थी, है ना। तो जो पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार है ये गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। और गोंडवाना शैल समूह या गोंडवाना चट्टान एक ऐसी चट्टान है जिसमें अत्यधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि अवसाद से निर्मित है और अवसाद से निर्मित होने के कारण इसमें खनिज तत्व हैं। और यही कारण है कि पूरा का पूरा क्षेत्र खनिज संपदा की दृष्टि से क्या है? अत्यधिक संपन्न है। ये भी याद रखिएगा। ठीक, पहला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। दूसरा, यह मुख्यतः सीधी, सिंगरौली, कटनी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर इन जिलों में विस्तृत है ना। पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार का निर्माण गोंडवाना शैल समूह से हुआ है। और चूंकि गोंडवाना शैल समूह, ध्यान रखना, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, लेकिन जो खनिज तत्व मिलते हैं वो सबसे अधिक खनिज तत्व मिलते हैं अवसादी चट्टानों से। क्लियर? तो जब ये पूरा क्षेत्र गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है और गोंडवाना शैल समूह एक अवसाद है, तो यह क्षेत्र खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न क्षेत्र होगा, है ना। और यही कारण है कि संपूर्ण क्षेत्र में मध्य प्रदेश की जितनी भी कोयला और चूना पत्थर की खदानें हैं वो सारी की सारी आपको पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार में ही मिलेंगी। क्लियर? ठीक, अगर हम इस क्षेत्र की जलवायु को देखें, पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार की जलवायु को देखें तो इसकी जलवायु मानसूनी प्रकार की है। और एक चीज और याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु है तो आपका आंसर भी मानसूनी होगा, है ना। लेकिन इस क्षेत्र की जलवायु अगर हम स्पेशली देखें तो इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, गर्मी में गर्मी होगी, ठंडियों में अधिक ठंडी होगी, वर्षा में वर्षा होगी, यानी सेम, है ना। मानसूनी का मतलब होता है मौसम के अनुसार बदलने वाली जलवायु। ठीक है, तो इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी है। वनों की दृष्टि से देखें तो यहां पर सघन वन पाए जाते हैं, लेकिन वन हैं किस प्रकार के, ये भी ध्यान रखना। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, याद रखना, आर्द्र नहीं है। आर्द्र का मतलब होता है वहां पर पतझड़ नहीं होगा, है ना, लेकिन यहां पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, यानी मौसम के अनुसार जैसे ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा यहां पर जितने भी वन हैं वो सारे के सारे पेड़ अपने पौधों पत्तियों का क्या कर देते हैं? पतझड़ कर देते हैं। रीजन क्या होता है? पानी की कमी। लेकिन वन सघन पाए जाते हैं, विरल वन नहीं है, सघन वन है, लेकिन है किस टाइप के? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। और मुख्यतः सागौन, साल और तेंदू पत्ते के वन पाए जाते हैं। इस प्रदेश में अगर हम पूरे पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार की बात करें, है ना, तो इस पठार में 2 प्रकार की चट्टानें मुख्यतः पाई जाती हैं। एक चट्टान होती है क्वार्टज और एक चट्टान होती है कॉन्ग्लोमरेट, है ना। क्वार्टज और कॉन्ग्लोमरेट की चट्टानें इस पठार में मुख्यतः पाई जाती हैं। और यही कारण है कि इन चट्टानों की उपलब्धता के कारण यह क्षेत्र कोयला खनन या कोयला उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, अब अपन बात करते हैं एक रेखा की, है ना, जैसे अपन नाम देते हैं कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिलों से निकलती है। ठीक है, लेकिन इस पठार की अगर हम बात करें, पूर्वी पठार की या बघेलखंड के पठार की, तो कर्क रेखा इस पठार की बिल्कुल मध्य से निकलती है, मध्य से। और यही कारण है कि जब कर्क रेखा मध्य से निकलेगी तो यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होगा। क्योंकि कर्क रेखा का मतलब है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और यहां पर सूर्य लंबवत या सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत होती हैं, है ना। तो कर्क रेखा यहां के मध्य से निकलती है। यही कारण है कि यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म है। इस क्षेत्र में काली एवं लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और चावल यहाँ की क्या होती है? मुख्य फसल होती है। क्लियर हुआ? तो ये था अपना पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। अगर क्वेश्चन आता है कि पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश की किस दिशा में है, तो आपका आंसर होगा उत्तर पूर्व। जिले भी आप याद कर लीजिए, है ना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, ये सारे जिले हो जाएंगे।
है ना। जब संरचना की बात आए कि पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार किस क्रम की चट्टानों से निर्मित है, तो आपका आंसर होगा गोंडवाना शैल समूह। क्योंकि गोंडवाना शैल समूह अवसाद है, यही कारण है कि अवसाद में जब अत्यधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं तो यह क्षेत्र खनिज संपदा की दृष्टि से क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक, मानसूनी जलवायु है, सघन वन है, लेकिन पानी की कमी के कारण यहाँ के वन शुष्क पतझड़ हैं, यानी वो ग्रीष्म ऋतु आते ही अपने पौधे, जो पौधे होते हैं वो पत्तियों का क्या कर देते हैं, पतझड़ कर देते हैं। मुख्य वृक्ष कौन से रहेंगे, सागौन, साल और तेंदुपत्ता। ठीक है, यहाँ की अगर अपन चट्टानें देखें तो दो प्रकार की चट्टानें मुख्य हैं, क्वार्टज और कॉन्ग्लोमरेट, और इन्हीं चट्टानों के कारण ये संपूर्ण क्षेत्र कोयला खनन क्षेत्र है, सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है ना। कर्क रेखा ऐसे मध्य से निकल जाती है ना। तो जब मध्य से निकलेगी तो यह क्षेत्र अत्यधिक ग्रीष्म जलवायु का हो जाएगा, ग्रीष्म हो जाएगा। कारण क्योंकि कर्क रेखा में सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के आसपास जो भी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है, ग्रीष्म होती है। क्लियर। यहाँ पर मिट्टी की बात करें तो काली और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और चावल यहाँ की मुख्य फसल है। क्लियर। तो ये था पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन जरूर करें, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, पहला विभाजन पूर्वी पठार क्लियर हुआ। दूसरा विभाजन लेते हैं अपन सतपुड़ा श्रेणी का। ठीक, सतपुड़ा श्रेणी के लिए बस एक चीज याद रखिएगा आप, है ना, इसका क्षेत्र निकालने के लिए, है ना, तो इसका क्षेत्र एक तो सीधा सा निकलता है कि नर्मदा नदी का दक्षिणी हिस्सा सतपुड़ा श्रेणी है ना, या नर्मदा नदी के दक्षिण से दक्षिण पूर्व तक ये पूरा, है ना, मैं सीधा बोलूं कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा हिस्सा है जो सतपुड़ा श्रेणी का है ना। तो पहला तो यही निकलेगा कि नर्मदा नदी के दक्षिण का भाग सतपुड़ा श्रेणी है, जो पश्चिम से पूर्व तक, है ना, पूरी की पूरी सीमा का निर्माण कर देती है, सीमा रेखा बना देती है। ठीक है, या मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र से जो विभाजन करता है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी करती है, एक चीज ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो नर्मदा नदी के दक्षिण भाग में पूर्व से पश्चिम तक जो पर्वत श्रृंखला फैली है, नर्मदा नदी के दक्षिण भाग में पूर्व से पश्चिम तक, समझिए मैप में समझिए, ये नर्मदा नदी है ना, तो नर्मदा नदी के दक्षिण भाग में पूर्व से पश्चिम तक, यहां से लेकर यहां तक जो पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला कहलाती सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, है ना। इसकी पूर्वी भाग पर मैकाल पर्वत है, तो पश्चिमी भाग पर राजपीपला पर्वत श्रेणी है। क्लियर। एक चीज और ध्यान रखना, ठीक, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यहां पर नर्मदा नदी है, जब हम भारत का मैप लगाएंगे तो नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे आ जाएगा दक्षिण भारत, है ना। दक्षिण भारत में यहां पर एक राज्य लगेगा जिसे अपन नाम देते हैं महाराष्ट्र, लिखा भी है यहां पर महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है ना। महाराष्ट्र से एक नदी का उद्गम होता है ना, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और भारत की पवित्र नदियों में एक गिनी जाती है, जिसका नाम है गोदावरी नदी। क्लियर। अगर क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी एवं गोदावरी नदी के बीच जल विभाजन, जल विभाजन समझते हैं, जल को बांट देना, यानी जल का कुछ हिस्सा नर्मदा नदी की ओर और कुछ हिस्सा गोदावरी नदी की ओर, समझ में आ रहा है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी एवं गोदावरी नदियों के बीच जल विभाजन का कोई कार्य अगर करता है तो वो कौन करता है, सतपुड़ा पर्वतमाला, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्लियर। तो दो चीजें यहां से क्लियर हुई। पहला, नर्मदा नदी के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक जो पर्वत श्रृंखला फैली है, इस पर्वत श्रृंखला को अपन नाम देते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्लियर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी एवं गोदावरी नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। और एक चीज ध्यान देना, नदियों का उद्गम है और पर्वत श्रेणी है ना। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र वन संपदा, अत्यधिक वन पाए जाते हैं, खनिज संपदा, जल संसाधन तथा कृषि भूमि, सब कुछ, क्योंकि मध्य प्रदेश का संपन्न क्षेत्र है। खंडवा खरगोन या बड़वानी या बालाघाट वगैरह की बात करें, संपन्न क्षेत्र है ना। क्यों? क्योंकि दो नदियां हैं, नर्मदा और गोदावरी, और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है वो अवसाद है, कछारी मिट्टी है जो अत्यधिक उपजाऊ होती है। ठीक। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है तो वन संपदा की दृष्टि से संपन्न है, खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न है, जल संसाधन उपलब्ध है क्योंकि दो नदियां हैं, नर्मदा और गोदावरी, है ना। और जब दो नदियों की मिट्टी है तो कृषि की दृष्टि से भी संपन्न है। तो मध्य प्रदेश का एक संपन्न क्षेत्र कहलाता है सतपुड़ा क्षेत्र।
क्लियर। तो सीधा सा अर्थ है नर्मदा नदी के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, नर्मदा नदी एवं गोदावरी नदियों के बीच जल विभाजन का कार्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी करती है। यह पूरा का पूरा क्षेत्र कृषि की दृष्टि से, जल संसाधन की दृष्टि से, वन की दृष्टि से और खनिज संपदा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इस संपूर्ण सतपुड़ा क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक, लिखे भी थे 3 भाग, फिर से लिख देता हूं, है ना। संपूर्ण सतपुड़ा क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, यही मैप में लिख रहा हूं, समझिएगा। ठीक है, जो पहला भाग है उसे हम नाम देते हैं राजपीपला की श्रेणी। ठीक, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने अभी कहा कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्व में मैकाल पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पश्चिम में राजपीपला है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है राजपीपला, मैकाल, महादेव या अन्य कोई, कैमूर, है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? मैकाल। और अगर क्वेश्चन करता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पश्चिमी भाग है तो आपका आंसर होगा राजपीपला श्रेणी। तो राजपीपला श्रेणी का जो दूसरा नाम आता है वो आता है पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, अर्थात इधर से उठा रहे हैं, ये पश्चिम है ना। तो सतपुड़ा श्रेणी का जो पहला विभाजन है वो राजपीपला श्रेणी है और राजपीपला श्रेणी को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं दिशा के आधार पर? पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। तो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी का मतलब है ए, गुजरात का क्षेत्र, यहां से गुजरात लगा हुआ है ना। तो जो राजपीपला पर्वत श्रेणी है, राजपीपला पर्वत श्रेणी गुजरात बॉर्डर से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले तक जो पर्वत श्रेणी फैली हुई है, इस पर्वत श्रेणी को अपन नाम देते हैं राजपीपला पर्वत श्रेणी। याद रखिएगा, इसका विभाजन जरूर याद रखना, है ना। गुजरात, जहां पर मध्य प्रदेश और गुजरात का बॉर्डर टच करता है, तो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले तक जो पर्वत श्रेणी फैली हुई है, इस पर्वत श्रेणी को अपन नाम देते हैं राजपीपला पर्वत श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी अत्यधिक सक्रिय है, बहुत सक्रिय है, टेढ़ी मेढ़ी है, कई जगह कटी फटी है, यानी एक अन्य अव्यवस्थित पर्वत श्रेणी है। क्लियर। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो पश्चिमी विस्तार है वो राजपीपला पर्वत श्रेणी कहलाता है, जो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले तक, या दूसरे शब्दों में बोलें तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक जाता है। ध्यान रखिएगा, बुरहानपुर दर्रे तक जाता है, उसे हम नाम देते हैं राजपीपला श्रेणी, जो अत्यधिक सक्रिय है, कटी फटी है तथा कई जगह अव्यवस्थित है। अब एक शब्द आया है दर्रा, समझिएगा, बुरहानपुर दर्रा। दर्रा क्या? मैंने अभी आपसे कहा था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जब मैंने ली थी तो मैंने कहा था कि पहले पहाड़ी, कई पहाड़ियां मिलकर पर्वत श्रृंखला और कई पर्वत श्रृंखलाएं मिलकर पर्वत श्रेणी का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। क्लियर। दर्रा क्या होता है? यहीं से आएगा, समझिएगा। जब एक पर्वत श्रेणी आपको बीच से मार्ग प्रदान कर दे, एक पर्वत श्रेणी आपको बीच से रास्ता प्रदान कर दे, तो उस रास्ते को अपन नाम क्या देते हैं? दर्रा। भारत की ज्योग्राफी में से पढ़े जाते हैं, नथुला दर्रा, लेप्चा दर्रा, ये सारे दर्रे आते हैं वहां पर। क्लियर। तो याद रखना, जब एक पर्वत श्रेणी आपको बीच से मार्ग प्रदान कर देती है तो उसे नाम देते हैं दर्रे। तो मध्य प्रदेश की जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसका जो राजपीपला भाग है वो गुजरात बॉर्डर से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक जाता है, जिसे हम नाम देते हैं राजपीपला। अत्यधिक सकरा है, कटा फटा है तथा टेढ़ी मेढ़ी है। क्लियर। जो दूसरा है ना, दूसरा विभाजन जो पड़ा है वो अपन ने नाम दिया महादेव श्रेणी। क्लियर। तो महादेव श्रेणी को एक नाम दे सकते हैं मध्य, है ना, क्योंकि ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो मध्य का भाग है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो बीच का भाग है उसे हम नाम क्या देते हैं? महादेव। तो एक नाम हो जाएगा इसका मध्य सतपुड़ा श्रेणी और दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा? महादेव श्रेणी। क्लियर। या दूसरे शब्दों में बोलूं कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे से प्रारंभ होकर, है ना, मध्य प्रदेश की बुरहानपुर दर्रे से प्रारंभ होकर लगभग बालाघाट तक चलने वाली जो सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी है उसे हम नाम देते हैं मध्य सतपुड़ा श्रेणी या महादेव श्रेणी, या इसी को एक और नाम देते हैं जिसे नाम देते हैं ग्वालीगढ़ पर्वत श्रेणी। याद रखिएगा, सतपुड़ा श्रेणी का जो बीच का भाग है जो बुरहानपुर दर्रे से प्रारंभ होकर लगभग बालाघाट तक जाता है उसे हम नाम देते हैं मध्य सतपुड़ा श्रेणी या महादेव श्रेणी या ग्वालीगढ़ श्रेणी। ठीक। मध्य सतपुड़ा श्रेणी को महादेव या ग्वालीगढ़ के नाम से जाना जाता है। क्लियर। यह अत्यधिक चौड़ी है, ये सक्रिय थी, ये क्या है? अत्यधिक चौड़ी है ना। अगर हम देखें इस पूरे क्षेत्र को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जहां सकरा है ये चौड़ा है। इस महादेव पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान दीजिए, उस सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़, और इसकी टोटल ऊंचाई है 1350 मीटर। और यही धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, दो तरह से आता है।
तीन तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर होगा धूपगढ़, ऊंचाई 1350 मीटर। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा किस पर्वत श्रेणी में है, तो महादेव में, ग्वालीगढ़ में या मध्य सतपुड़ा श्रेणी में। कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। मध्य सतपुड़ा श्रेणी भी मिल सकता है, तो आप ये नहीं कहोगे महादेव नहीं था तो हमारा आंसर गलत हो गया, क्योंकि महादेव ही मध्य सतपुड़ा श्रेणी है। और अगर मध्य और महादेव ना होगे ग्वालीगढ़ है, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्वालीगढ़ होगा। और तीसरा किस पर्वत श्रृंखला में है, किस पर्वत श्रेणी में है, तो आपका आंसर क्या होगा, सतपुड़ा। मध्य देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़ है जो 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य सतपुड़ा श्रेणी, ग्वालीगढ़ या महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। क्लियर, ठीक। तीसरा जो सतपुड़ा का भाग है उसे हम नाम देते हैं मैकाल पठार या मैकाल पर्वत श्रेणी, है ना, जो लगभग यहां से प्रारंभ होकर जो पूर्वी पठार है उसकी सीमा तक जाता है, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं मैकाल श्रेणी, ठीक, जो लगभग बालाघाट से प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से तक चला जाता है। ये दूसरे शब्दों में बोलूं कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी विस्तार है वो मैकाल पर्वत श्रेणी है ना। ये सबसे अधिक चौड़ा है, ये सकरा था, ये भी चौड़ा है, लेकिन सबसे अधिक चौड़ा कोई सतपुड़ा का अगर विस्तार है तो वो कौन सा है, मैकाल का। क्लियर। अगर हम मैकाल को देखें, है ना, तो मैकाल पर्वत श्रृंखला का जो सबसे मुख्य रोल है, मुख्य भूभाग है ना, वो यहाँ की जलवायु है, क्योंकि इस मैकाल श्रेणी में ही मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान स्थित है, जहां से मुख्यतः नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। और यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा, सोन या जोहिला का उद्गम कहां से होता है, तो अमरकंटक से। कौन सी पर्वतमाला से, मैकाल पर्वत श्रेणी से, है ना। किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। क्लियर। तो सतपुड़ा को अगर हम देखें तो सतपुड़ा को हमने तीन में भागों में डिवाइड किया है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। क्लियर। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा, और वीडियो को अपन लास्ट करते हैं, ठीक। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच जल विभाजन का काम करती है ना। यह पर्वत श्रेणी खनिज संपदा, कृषि, जल संसाधन और वन संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसके तीन भाग हैं। सतपुड़ा का पश्चिमी विस्तार राजपीपला कहलाता है, जो गुजरात से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक जाता है। अत्यधिक सखरा है, कटा फटा है और टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक। सतपुड़ा का जो मध्य भाग है उसे नाम देते हैं मध्य सतपुड़ा श्रेणी, महादेव श्रेणी या ग्वालीगढ़ श्रेणी। और मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है धूपगढ़, वो किस में है, ग्वालीगढ़, महादेव या मध्य सतपुड़ा श्रेणी में, ठीक। सतपुड़ा श्रेणी का जो तीसरा भाग है या सतपुड़ा श्रेणी का जो पूर्वी विस्तार है वो कहलाता है मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी अपनी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए विश्व प्रसिद्ध है ना। और यहाँ पर मध्य प्रदेश का अमरकंटक नामक स्थान है, जहां से तीन नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। क्लियर। तो ये आज की वीडियो में मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप में हमने दो पढ़े हैं, पूर्वी पठार और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कल की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के एक बड़े भौतिक स्वरूप को लेंगे, जिसे अपन नाम देते हैं मध्य उच्च प्रदेश, है ना। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, हो सके तो आप आवाज स्लो करके आप इसका नोट्स बनाइए, आपके लिए पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। कल के वीडियो में अपन पढ़ेंगे मध्य उच्च प्रदेश को, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।